हेलो स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। तो आइए देखते हैं हम लेक्चर नंबर 6 में क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। फिर उसके आगे पढ़ेंगे गोली दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध। फिर उसके आगे देखेंगे, अब देखिए जो r और f में संबंध है अवतल दर्पण के लिए भी पढ़ेंगे और उत्तल दर्पण के लिए भी पढ़ेंगे। फिर इस लेक्चर के लास्ट में हम देखेंगे आंकिक प्रश्न। तो देखिए, समतल दर्पण पे किस किस प्रकार के आंकिक प्रश्न बन सकते हैं उसको हम बताएंगे, और आर तथा एफ में संबंध पे जितने भी सवाल बन सकते हैं उसको भी आज के क्लास में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिन्ह परिपाटी। तो आइए समझते हैं साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी। तो देखिए ये क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब ध्यान दीजिए चिन्ह परिपाटी में क्या होता है। एक बात ध्यान दीजिए कि दर्पण पे जो प्रकाश किरणें होती हैं सदैव वो बाईं साइड से हम आपतित कराते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि दर्पण पे जो प्रकाश किरणें होती हैं वो बाएं तरफ से आपतित कराया जाता है, ठीक है। तो दर्पण पे आपतित किरणें सदैव किस प्रकार से डाली जाती हैं, बाईं तरफ से, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें है कि ये ध्रुव है। अब ध्रुव के दाहिने साइड या फिर आपतित किरणों के चलने की दिशा में, अब देखिए आपतित किरण किधर से किधर जा रही है। अब यहां से हम देखें तो आपतित किरण जा रही है बाएं से दाएं, ठीक है। और ध्रुव के दाएं साइड मतलब आपतित किरण की दिशा तथा ध्रुव के दाएं साइड दोनों दिशा एक ही होगा। तो ध्यान दीजिए आपतित किरणों की दिशा में या फिर ध्रुव के दाहिने साइड की जितनी भी दूरियां होती हैं उसको हम धनात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं, ठीक। और अगला पॉइंट इसमें है आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यानी कि आपतित किरण इधर चल रहा है और हम चले इधर, तो ध्रुव से बाएं साइड। अब ध्यान दीजिएगा जितनी भी दूरियां होती हैं ध्रुव से नापना स्टार्ट करना है, ध्रुव से स्टार्ट करके नापिए। तो ध्रुव के दाहिने साइड जितनी भी दूरी नापेंगे वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाएंगी, और ध्रुव के बाएं साइड जितनी भी दूरी नापेंगे और ऋणात्मक चिन्ह के साथ ले जाएंगी। या फिर हम कह सकते हैं कि आपतित किरणों के चलने की दिशा में जो दूरियां होती हैं वो धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, और आपतित किरण के चलने की विपरीत दिशा में जो दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा याद करिए, ये हो गया ध्रुव, ध्रुव के दाहिने साइड की दूरी धनात्मक पॉजिटिव, और ध्रुव के बाएं साइड की दूरी क्या ली जाएगी, ऋणात्मक नेगेटिव, ठीक है। तो पहला पॉइंट है क्या कि दर्पण पे आपतित किरणें सदैव किस दिशा से डाली जाती हैं, बाएं साइड से, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि ध्रुव के दाहिने साइड की दूरी धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है और ध्रुव के बाएं साइड की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ये तो बात थी ध्रुव के दाहिने और बाएं की, ठीक है। अब दूसरा इसमें ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट कि ए क्या हो गया, मुख्य अक्ष। कुछ दूरियां होती हैं जो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी जाती हैं, जो कुछ दूरियां होती हैं जो मुख्य अक्ष के नीचे नापी जाती हैं। जैसे वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयां, वस्तु की लंबाई को अगर हम देखेंगे तो मुख्य अक्ष के ऊपर नापेंगे तथा प्रतिबिंब की लंबाई को मुख्य अक्ष के नीचे नापेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जब हम वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाइयों को नापते हैं तो मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जब नापते हैं तो धनात्मक चिन्ह के साथ नापते हैं, धनात्मक चिन्ह लेते हैं, और मुख्य अक्ष से जब नीचे की तरफ नापते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, ठीक है। ये है चिन्ह परिपाटी। इतना बात याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए चिन्ह परिपाटी में क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि दर्पण पर आपतित किरणें जो होती हैं वो बाएं साइड से आपतित कराती हैं, या फिर दर्पण पे जो प्रकाश किरणें होती हैं बाएं साइड से आपतित कराती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ध्रुव के दाहिने साइड की दूरी
धनात्मक चिन्ह के साथ, ध्रुव के बाएं साइड की दूरी ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक तथा मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। यदि हम देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को बोला जाता है फोकस दूरी। अब ध्यान दीजिए, जो फोकस दूरी है इसका क्या है, ध्रुव के किस साइड है, बाएं साइड है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक आता है। क्यों ऋणात्मक आता है, क्योंकि ये ध्रुव के किस साइड है, बाएं साइड है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव के बाएं साइड की जितनी भी दूरियां होती हैं ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, अर्थात अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। ठीक, अच्छा, इसकी देखिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये भी क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए इसकी वक्रता त्रिज्या भी किधर है, ध्रुव से बाएं साइड। ठीक है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। तो ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्यों ऋणात्मक होती है, क्योंकि ये दोनों दूरियां ध्रुव के किस साइड हैं, बाएं साइड हैं। ठीक है, और ध्रुव के बाएं साइड की जो दूरी होती है उसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है। ठीक, और उत्तल दर्पण में देख लीजिए, और उत्तल दर्पण में क्या है, ये हो गया ध्रुव। ठीक, ध्रुव के जो फोकस है ध्रुव से दाहिने साइड में है, तो ये जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी वो धनात्मक होगी तथा इसकी वक्रता त्रिज्या भी देखिए किस साइड है, दाहिने साइड है, तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगी, धनात्मक। ठीक है, तो देखिए गोली दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। सबसे पहला पॉइंट होता है दर्पण पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं, और दूसरा है सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती हैं। तो ध्यान दीजिए, जितनी भी दूरियां हैं हम ध्रुव से नापना स्टार्ट करेंगे और मुख्य अक्ष के साथ बाएं साइड तथा दाएं साइड की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है इसमें दर्पण के ध्रुव के दाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की दिशा में, ध्यान दीजिए दाईं ओर या आपतित किरणों की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, जबकि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर धनात्मक और दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर अर्थात आपतित किरणों की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। और अगला पॉइंट है इसमें वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और नीचे क्या ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर क्या लेंगे, धनात्मक, और नीचे की तरफ क्या लेंगे, ऋणात्मक। अब इसमें हम आगे देखेंगे गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो ध्यान दीजिए, जो गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात हम लिख सकते हैं एफ बराबर r/2। और ध्यान दीजिएगा ये फार्मूला कब लगेगा, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। तो कुल मिलाजुला के बाद क्या है, उस गोली दर्पण के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसका द्वारक वक्रता त्रिज्या से कम होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला होता है क्या, एफ बराबर r/2। तो देखिए गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में संबंध, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f वक्रता त्रिज्या r की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखेंगे अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो देखिए क्या है, एक M1 M2 एक अवतल दर्पण है, ठीक, जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली एक प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु B से टकराती है, टकराने के बाद
फोकस एफ से होकर निकल जाती है। अब ध्यान से देखिए, बिंदु बी को यदि हम वक्रता केंद्र सी से मिला दे तो एक रेखा प्राप्त होती है सी बी, जो इस बिंदु बी पर क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, अब देखिए कोण ए बी सी, ए क्या होगा, आपतन कोण, और कोण सी बी एफ क्या होगा, परावर्तन कोण। ठीक है, और परावर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां से कोण ए बी सी तथा कोण सी बी एफ आपस में क्या होंगे, बराबर। तो आइए लिखते हैं, चूंकि कोण ए बी सी आपतन कोण तथा कोण सी बी एफ परावर्तन कोण है। ठीक है, तो यहां से अतः हम लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, कैसे, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम क्या कहता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, हो जाएगा समीकरण 1। ठीक है, अब आगे इसमें देखिए, कोण ए बी सी, ए वाला कोण, कोण बी सी एफ इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे, देखिए यदि कोई दो समांतर रेखा है, उसको एक तिरछी रेखा काट देती है, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर होते हैं। कैसे, एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम आगे लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यदि दो समीकरण के एक पक्ष आपस में बराबर होते हैं तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो हम यहां से लिख सकते हैं कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। अब देखिए कोण सी और कोण बी और कोण सी आपस में हो गया है बराबर, तो कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ, ए वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से हम बी सी एफ के सामने की भुजा बी एफ तथा कोण सी बी एफ के सामने की भुजा सी एफ आपस में क्या होगा, बराबर। तो कोण सी बी एफ के सामने की भुजा क्या है, सी एफ, तथा कोण बी सी एफ के सामने की भुजा क्या है, बी सी एफ के सामने की भुजा है बी एफ, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहां लिखिए नीचे, चूंकि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजा समान होती है, समान कोणों के सामने की भुजा समान होती है। ठीक है, अब यहां पे एक अप्रोक्सीमेशन हमको लेना होगा। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा, क्यों, क्योंकि हम ये जो सूत्र पढ़ते हैं वो छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो ये जो बिंदु बी है वो किसके पास आएगा, पी के पास आ जाएगा। जब बिंदु बी पी के पास आ जाएगा तो बी एफ दूरी पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे हम, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब
बिंदु बी बिंदु बी बिंदु पी के समीप होगा, समीप होगा। और जब बिंदु बी बिंदु पी के समीप हो जाएगा तो ये बी एफ दूरी हम पी एफ के बराबर लिख सकते हैं। तो यहां से हो जाएगा तब बी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या देख रहा है इसमें। अब आगे देखिए, हम यहां से लिख सकते हैं अतः यहां से लिख सकते हैं पी सी बराबर, देखिए पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ लिख सकते हैं। तो लिखेंगे पी सी बराबर पी एफ प्लस सी एफ। अब देखिए सी एफ के जगह हम पी एफ लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सी एफ है वो बी एफ के बराबर है और जो बी एफ है वो पी एफ के बराबर है। तो हम सी एफ के जगह क्या लिख सकते हैं? पी एफ लिख सकते हैं। तो पी सी बराबर पी एफ प्लस पी एफ, क्यों? चूंकि ध्यान दें यहां से सी एफ बी एफ के बराबर है और जो बी एफ है वो पी एफ के बराबर है। तो यहां से लिखे सी एफ बराबर बी एफ बराबर पी एफ। ठीक है, पी एफ। अब आगे देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं पी सी बराबर 2pf और पी एफ बराबर लिख सकते हैं पी सी बटे 2। अब ध्यान से देखिए, यदि फोकस दूरी क्या होगा? पी एफ बराबर एफ तथा वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर आर हो। तब अब यहां से देखिए पीसी की जगह हम क्या रख देंगे? आर, और पी एफ के जगह रख देंगे एफ। तो यहां से एफ बराबर आ जाएगा R/2। यही एक अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के संबंध का सूत्र है। आइए इसमें अब हम आगे देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो देखिए क्या है, एक उत्तल दर्पण है M1 M2। M1 M2 एक क्या है? उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र क्या है? C है। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई एक प्रकाश किरण है AB, जो दर्पण के बिंदु B से टकराकर फोकस से जाती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। और ध्यान से देखिए परावर्तन के बाद BD दिशा में आगे बढ़ जाती है। अब बिंदु B को वक्रता केंद्र C से मिलाने पर, बिंदु B को वक्रता केंद्र C से मिलाने पर तथा उस रेखा को आगे बढ़ाने पर एक रेखा प्राप्त होगी BN, जो दर्पण पे क्या होती है? लंब होती है। अब यहां से देखिए कोण ABN, ए वाला कोण, तथा कोण NBD, ए वाला कोण क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर। क्यों? क्योंकि कोण ABN आपतन कोण है और कोण NBD क्या है? परावर्तन कोण है। और परावर्तन के द्वितीय नियम से हमको पता है आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो नोट करिए, चूंकि कोण ABN आपतन कोण तथा कोण NBD परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है, इसलिए यहां से हम लिख देंगे कोण ABN बराबर कोण NBD। कैसे? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से।
तो देखिए परावर्तन के नियम से कोण ए बी एन बराबर हो जाएगा कोण एन बी डी। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें जो ये कोण ए बी एन है वो कोण एफ सी बी के भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यदि दो समांतर रेखाएं हैं उसको एक तिरछी रेखा काटती है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण क्या होते हैं, संगत कोण होते हैं। तो देखिए कोण ए बी एन तथा कोण एफ सी बी भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों कोण क्या हैं, संगत कोण हैं। तो यहां से लिखेंगे कोण तथा कोण ए बी एन बराबर कोण एफ सी बी कौन से कोण हैं, संगत कोण। संगत कोण ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, यदि दो समीकरण हैं जिनका एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरा पक्ष भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो समीकरण 1 व 2 से हम यहां से लिख देंगे कोण एन बी डी बराबर कोण एफ सी बी। ठीक है, अब परंतु यहां से देखिए क्या है, परंतु कोण एन बी डी जो है कोण एफ बी सी के क्या होगा, बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि देखिए शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख आपस में होते हैं बराबर। तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। कोण एन बी डी कोण एफ बी सी के बराबर होगा। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहां से हम लिखेंगे कोण एन बी डी बराबर कोण एफ बी सी कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब यहां से देखिए शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो यहां से अब दो समीकरण है जिसका एक पक्ष आपस में बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसलिए यहां से लिख देंगे हम कोण एफ सी बी बराबर हो जाएगा कोण एफ बी सी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कोण एफ सी बी तथा एफ बी सी आपस में बराबर हो जाएंगे, एक कोण और एक कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। अब ये देखिए त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है कोण त्रिभुज एफ सी बी, इसके दो कोण आपस में बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। तो यहां से देखिए एफ सी बी के सामने की भुजा बी एफ तथा एफ बी सी के सामने की भुजा एफ सी क्या हो जाएगी, बराबर। तो देखिए एफ सी के सामने की एफ सी बी के सामने की भुजा क्या है, बी एफ तथा एफ बी सी के सामने भुजा क्या है, एफ सी। क्यों? चूंकि समान कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समान। तो यहां लिख देंगे चूंकि त्रिभुज के समान कोणों के सामने की भुजाएं, समान कोणों के सामने की भुजा समान होती है। समान कोणों के सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। तो यहां से हम लिख देंगे समान कोणों के सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। अब यहां से एक हमको क्या लेना पड़ेगा, एप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। एप्रोक्सीमेशन में क्या, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण बहुत छोटा हो जाए, ठीक है, तो दर्पण जितना भी छोटा होगा उसका द्वारक उतना छोटा हो जाएगा, तो बिंदु बी जो है वो बिंदु पी के समीप हो जाएगा। तो लिखेंगे यहां से यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, और जब छोटा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो बिंदु बी है वो बिंदु पी के पास आ जाएगा। और जब बिंदु बी बिंदु पी के पास आ जाएगा तो जो बी एफ दूरी है वो पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो बिंदु बी बिंदु पी के समीप होगा, बिंदु पी के क्या होगा, समीप होगा। ठीक है, तब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं यहां से कि जो बी एफ है
बी एफ है वो पी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं पीसी बराबर पी एफ प्लस एफ सी। तो पीसी बराबर पी एफ प्लस एफ सी। अब ध्यान से देखिए, पीसी बराबर यहां से हम लिख देंगे पी एफ प्लस एफ सी की जगह भी लिख देंगे हम पी एफ। क्यों लिख देंगे एफ सी की जगह पी एफ, क्योंकि ध्यान से देखिए यहां से जो एफ सी है वो बी एफ के बराबर है और जो बी एफ है वो पी एफ के बराबर है। तो यहां से लिख दीजिए एफ सी बराबर बी एफ बराबर पी एफ। तो एफ सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, पी एफ। तो यहां से पीसी बराबर हो जाएगा 2 पी एफ और यहां से पी एफ बराबर हो जाएगा पीसी बटे 2। ठीक है, अब पी एफ की जगह पे हम रख देंगे एफ और पीसी की जगह पे आर बटे 2। तो यहां से आ जाएगा एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है, तो यही है उत्तल दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ध्यान दीजिए, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए एफ बराबर आर बाई 2 ही आता है।